वेलकम बैक टू माई चैनल। क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 7। दूसरी तरफ अनु, अद्दू, रू, एंटोनी और नोहा पांचों इस वक्त एक बड़े से एम्यूजमेंट पार्क की गेट के सामने खड़े थे। विवान इनके साथ नहीं आ पाया था क्योंकि उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो वो सबको बाय बोलकर चला गया था। चलिए हम उन पांचों की दिन भर की मस्ती देखते हैं। हर तरफ लाइट्स, राइड्स की आवाजें और पॉपकॉर्न की खुशबू है। एंटोनी एक्साइटमेंट में उछल पड़ता है। अजीब एक्सेंट और टूटी फूटी हिंदी में अनु, आज हम पूरा दिन ये एम्यूजमेंट पार्क में रहने वाला है क्या? मेरा दिल में बड़ा बड़ा गुदगुदी हो रहा है। अनु हंसते हुए, हाँ एंटोनी, आज हम पूरा दिन यहाँ मजा करेंगे, सारी खतरनाक राइड्स ट्राई करेंगे। अद्दू एंटोनी की टांग खींचते हुए, क्यों एंटोनी, तेरा गुदगुदी डर में तो नहीं बदल जाएगा ना? वो बड़ा वाला रोलर कोस्टर देख रहे हो, उसमें बैठोगे? एंटोनी कोस्टर की ऊंचाई देखकर डर जाता है पर टशन में बोलता है, अरे हम एंटोनी हैं, हम डरता नहीं है, हम डर को डरता है। लेकिन वो जो ऊपर जाके पलटी मारता है ना, वहाँ हमारा लिवर किडनी सब बाहर आने का चांस होता है। रू पेट पकड़कर हंसते हुए बोलती है, लिवर किडनी नहीं एंटोनी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नोहा हंसते हुए, चलो पहले टिकट्स लेते हैं, फिर एंटोनी को सबसे खतरनाक राइड पर बिठाएंगे। सब अंदर चले जाते हैं। पहले एक सिंपल सी राइड आती है, जायंट व्हील। एंटोनी उसमें बैठ तो जाता है पर जैसे ही व्हील ऊपर जाता है उसकी हालत खराब होने लगती है। एंटोनी जोर से अद्दू का हाथ पकड़ते हुए, ओह गॉड, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है, हे भगवान हमको माफ कर दो, हम अगला बार से सच बोलेगा, रू का चॉकलेट चोरी नहीं करेगा। रू चौंक कर, अच्छा तो मेरा चॉकलेट चुराने वाला तू था? रुक, तू नीचे उतरने दे। एंटोनी आंखें बंद करके चीखते हुए, अभी गुस्सा नहीं करो रू बेबी, अगर हम ऊपर चला गया तो तुमको चॉकलेट कौन ला के देगा? अद्दू तुम हमको पकड़ो, ये गाड़ी बहुत हिला रहा है। अनु हंसते हंसते पानी पानी होते हुए, एंटोनी आंखें खोलो और देखो बाहर का व्यू कितना सुंदर है। एंटोनी एक आंख हल्की सी खोलकर नीचे देखता है, सुंदर? नीचे का आदमी लोग सब एंट्स जैसा दिखता है। अगर हम यहाँ से गिरा तो हम डायरेक्ट पापड़ बन जाएगा। हमको नीचे उतरो। राइड खत्म होती है और सब नीचे उतरते हैं। एंटोनी जमीन पर बैठकर जमीन को चूमने लगता है और बोलता है, ओह धरती माता, तुमको मेरा सलाम, इधर सब सेफ है। अद्दू बोलता है, चल एंटोनी अब वो वाला रोलर कोस्टर की बारी। एंटोनी तुरंत दौड़ते हुए, नो नो नो, हमको उधार नहीं जाना। लेकिन अद्दू और नोहा उसको एक एक तरफ पकड़कर हवा में उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो चिल्लाते रह जाता है। सब लोग जबरदस्ती एंटोनी को खींचकर रोलर कोस्टर की सीट्स पर बिठा देते हैं। गार्ड्स आकर सेफ्टी बरस लॉक कर देते हैं। एंटोनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एंटोनी गार्ड्स से हाथ जोड़ते हुए, ओह भाई साहब, सुनो सुनो, ये जो लोहा का डंडा लगाया है ये पक्का मजबूत तो है ना? अगर हम हवा में उड़ता हुआ फ्लाइट पकड़ लिया तो मेरा मम्मी तुमको छोड़ेगा नहीं। वो गार्ड्स उसको अजीब नजर से देखने लगते हैं, पता नहीं कौन सी प्रजाति की प्राणी को देख लिया हो। अद्दू हंसते हुए, चील एंटोनी, बस अपना दिल थाम के बैठ, अभी मजा आएगा। एंटोनी गुस्से से, मजा? अरे बाबा, हमारा दिल अभी ऊपर नीचे जंप कर रहा है। कोस्टर चलने लगती है। ओह नो, ये मशीन ऊपर क्यों जा रहा है? स्टॉप इट, रुकवानी करो इसको, अनु चिल्लाते हुए बोलती है। एंटोनी हाथ ऊपर करो और एंजॉय करो। कोस्टर टॉप पर पहुंचती है। 1 सेकंड का पॉज और फिर जूम करके नीचे गिरती है। एंटोनी गला पहाड़ कर चीखते हुए, आह्लाद, हे भगवान, मेरी माँ, ओह मेरा लिवर बाहर आ गया, मेरा फेफड़ा किधर गया? अनु बचाओ। अद्दू मैं तुमको अपना सारी प्रॉपर्टी दे देगा, मुझे नीचे उतरो। रू और नोहा हंसते हंसते पागल होते हुए, वो हो। एंटोनी आंखें बंद करके अजीब आवाजें निकलते हुए, हे परमात्मा, अगर आज हम जिंदा बचा तो हम रोज करेला का जूस पिएगा, हम झूठ नहीं बोलेगा, बचाओ। कोस्टर रुकती है। एंटोनी सीट से ऐसे उतरता है जैसे उसके पैरों में हड्डी ही ना बची हो। वो लड़खड़ाते हुए एक बेंच पर गिर जाता है। एंटोनी अपने सीने पर हाथ रखकर, ओह माय गॉड, मेरा हॉट अभी इधर नहीं है, वो ऊपर ट्रक पर ही छूट गया है, कोई जाके मेरा हॉट लेकर आओ रे। कुछ देर बाद एंटोनी थोड़ा नॉर्मल होता है तो सब प्लान बनाते हैं हॉरर हाउस जाने का। एंटोनी फिर से पीछे हटने लगता है। एंटोनी, नो वे, हम बिल्कुल नहीं जाएगा, इधर पोस्टर में लिखा है रियल घोस्ट, हमको रियल भूत से एलर्जी है।
नोहा बोलती है, अरे एंटोनी, सब नकली होते हैं, बस प्लास्टिक के ढांचे और एक्टर्स होते हैं। चलो ना। सब मिलकर एंटोनी को अंधेरे भूत बंगले के अंदर धकेल देते हैं। अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। एंटोनी, अद्दू और रू पीछे चुप जाता है। एंटोनी अंधेरे में फुसफुसाते हुए, अद्दू, रू, अनु, नोहा, डार्लिंग, तुम लोग आगे चलो। अगर भूत आया तो पहले तुमको खाएगा, तब तक हम पीछे से भाग जाएगा। रू बोलती है, वो एंटोनी, कितने सेल्फिश हो। तभी अचानक एक दीवार से भूत का पुतला निकलता है। वो एंटोनी उछलकर अद्दू के ऊपर चढ़ जाता है। अरे बाप रे, हाँ मम्मी, बचाओ बचाओ, ये क्या चीज है। पुतले को देखकर गुस्से में बोलता है, ए मास्क वाले भूत, साइड हटो, हमको दरियाओ मत, हम तुम्हारा पाउडर निकाल देगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक रियल एक्टर जो भूत बना हुआ था, सफेद कपड़ों में, अचानक एंटोनी के सामने आ जाता है और आवाज निकलता है, हाँ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एंटोनी डरने की जगह भूत को घूर कर देखता है और अपनी टूटी फूटी हिंदी में उसकी क्लास लगाते हुए, ए वाइट कपड़ा, क्या बोला, खून पिएगा? मेरा बॉडी में खून किधर है? डॉक्टर बोला है हमको अनीमिया है और खून की कमी है। तुम मेरा नहीं, पहले यह अद्दू का खून पियो, इसका खून बहुत टेस्टी है, ये रोज तेते पराठा भी खाता है। भूत एक्टर अपना स्क्रिप्ट भूल जाता है और हैरान होकर उसको ही देखने लगता है। बेचारा सदमे में चला गया था। एंटोनी भूत के कंधे पर हाथ रखकर, और सुनो, तुम्हारा ये एक्टिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो मुंह पर लाल रंग लगाया है ना, ये टोमेटो केचप है क्या? बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। अगला बार से सही वाला मेकअप लगाओ, हमको बिल्कुल डर नहीं लगा। इतना बोलकर एंटोनी दौड़ते हुए भूत बंगले के एग्जिट गेट से बाहर भाग जाता है और सबसे पहले बाहर निकलता है। अनु, अद्दू, रू और नोहा हंसते हंसते पेट पकड़कर बाहर आते हैं। एंटोनी बाहर खड़ा होकर बाल सही कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनु बोलती है, एंटोनी, तुम तो कह रहे थे तुमको डर लगता है, पर तुमने तो भूत को ही डांट दिया। एंटोनी टशन में अपना कॉलर खड़ा करते हुए, अरे अनु डार्लिंग, हम भूत वोट से नहीं डरता। वो भूत लोग बहुत गरीब होता है, अंधेरे में रहता है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने का पैसा नहीं है, हमको उन पर तरस आता है। अद्दू पूछता है, अच्छा, तो अंदर जो तुम चीख रहे थे, मेरी माँ बचाओ, वो क्या था? एंटोनी हकलाते हुए बोलता है, वो हम भूत को डरा रहा था। हमारा साउंड सुनकर भूत डर गया, तुमने देखा नहीं वो कैसे चुप हो गया। नोहा तारीफ करते हुए बोलती है, वाह एंटोनी, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। चलो अब इसी बात पर एंटोनी हम सबको आइसक्रीम खिलाएगा, है क्या? मैं एंटोनी तुरंत अपनी पॉकेट चेक करता है, ओह नो, आइसक्रीम? मेरा पॉकेट में तो सिर्फ चिल्लर है। एक काम करो, भूत से उधार मांग के आता हूँ। सब एक बार फिर एंटोनी के इस मजाक पर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और उनका एम्यूजमेंट पार्क का दिन एकदम यादगार बन जाता है। शाम की ढलती हुई सुनहरी धूप में जब सब लोग एम्यूजमेंट पार्क से बाहर आए, तो थकान के बाद भी दोस्तों की वो मस्ती कम नहीं हुई थी। रास्ते के किनारे एक चटपटा पानी पूरी का ठेला लगा था, जहां से आने वाली खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। जैसे ही यह पांचों उस तरफ बढ़े, रास्ते पर आने जाने वाला हर शख्स उन्हें मुड़ कर देख रहे थे। आरी देखे भी क्यों ना भाई, इस ग्रुप का हर मेंबर दिखने में इतना खूबसूरत जो लग रहे थे। अनामिका, उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी वो झील जैसी बड़ी बड़ी नीली आंखें, जो किसी को भी एक नजर में अपना दीवाना बना दे। उस शाम में उसकी लंबे सिलसिलेवार बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार ला रहा था। रूहानिका एकदम मासूम, क्यूट और इनोसेंट बच्ची जैसी। उसकी वो गोल मटोल फूले फूले चबी चीक्स उसको और भी ज्यादा एडरेबल बना रहे थे। अद्वितीय ग्रुप का चॉकलेट बॉय, इतना हैंडसम और क्यूट कि कोई भी लड़की एक ही नजर में फ्लैट हो जाए। हो भी क्यों ना भाई, आखिर वो अद्विक का छोटा भाई जो है, गुड लुक्स तो बिल्कुल टॉप नोच होना ही था। लेकिन अद्विक और अद्वितीय में फर्क इतना है कि अद्विक हैंडसम के साथ साथ बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारा अद्वितीय हैंडसम के साथ साथ बहुत क्यूट चॉकलेट बॉय है। हमारा एंटोनी तो एकदम फॉरेनर लुक वाला गोरा चित लड़का। उसका सबसे यूनिक फीचर था उसकी वो कैट आइज जो उससे उनकी माँ से मिली थी और उस पर काफी सूट भी करती थी। और हमारी नोहा तो किसी से कम नहीं थी, एकदम स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और हसीन, जो अपनी अदाओं से पूरे ग्रुप में एक अलग ही ग्लैम कोटियन जोड़ रही थी। पानी पूरी के ठेले पर पहुंचते ही माहौल एकदम फनी हो जाता है। भैया ने पहला गोलगप्पा एंटोनी की प्लेट में रखा। एंटोनी ने फौरन स्वाग में जैसे ही वो पूरा गोलगप्पा अपने मुंह में ठूसा,
पानी पूरी का तीखा और तेज खट्टा पानी उसके गले में लग गया। उसका गोरा चेहरा लाल टमाटर जैसा गया और उसकी बिल्ली जैसी आंखों से झरझर आंसू निकल आए। वो खांसते हुए बोला, ओह गॉड, ये भूत से भी ज्यादा खतरनाक केमिकल वेपन है। ये देखकर रू ने डरते डरते अपने फूले फूले गालों में एक बड़ा सा गोलगप्पा दबा तो लिया, पर तीखेपन की वजह से उसकी ऐसी फनी और अजीब शक्ल बनी कि अद्वितीय ठहाके मारकर हंसने लगा और उसकी पीठ थपथपाने लगा। नोहा टिश्यू पकड़ते हुई बोल रही थी, अभी तो पॉकेट में सिर्फ चिल्लर थी और भूत से उधार मांगने चले थे, पहले इस तीखे पानी से तो निपट लो एंटोनी। अपने दोस्तों की यह क्रेजी हरकतें देखकर अनामिका खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिला कर हंस पड़ी। जब वो हंसी तो उनकी वो बड़ी बड़ी नीली आंखें खुशी से चमक उठती और उसकी दोनों गाल पर बेहद प्यार और गहरा डिंपल उभर आया। उसकी यह हसीन और बेफिक्र हंसी पूरे रास्ते में सबसे अलग लग रही थी। कुछ लोग तो रुककर उसको देखने लगे थे, इतना हसीन जो लग रही थी। इससे अनजान कि कोई उससे एक तक अपनी नजरों में खेद कर रहा है। ठेले के बिल्कुल पास ही एक बड़ा ट्रैफिक सिग्नल था, जहां रेड लाइट होते ही गाड़ियां रुक गई थीं। उन्हीं गाड़ियों के बीच जो काफी एक्सपेंसिव कार लग रहा था, एक बेहद कीमती लग्जरी ब्लैक कार में पिछली सीट में बैठा एक शख्स बड़ी घोर से अनामिका को ही देखे जा रहा था। यह अनजान शख्स तब से देख रहा था जब से अनामिका रोड क्रॉस करके उस ठेले पे रुकी थी, और उसकी वो नजरें वहीं थम गई। कार के ऑटोमेटिक शीशे धीरे से थोड़े नीचे सरकते हैं। अंदर बैठा था एक वेल ड्रेस्ड, रूपदार और एकदम अनजान शख्स, पर उसकी इंटेंस नजर रोड साइड खड़ी अनामिका की तरफ था। कार के अंदर से ही बड़े गौर से अनामिका की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। कैसे वो हवा में अपने बाल पीछे करती है, कैसे दोस्तों के बीच बच्ची बन जाती है। जैसे ही अनामिका खिलखिला कर हंसी और उसके गाल पर वो प्यारा सा डिंपल चमका, उस मिस्टीरियस शख्स का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया हो। एक गहरी सांस लेता है। उसका चेहरा जो पहले एकदम कोल्ड और सख्त था, उस पर एक धीमी गहरी स्माइल आ गई। तभी सिग्नल ग्रीन हुआ, पीछे से हॉर्न बजे और उसकी महंगी कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। पर उस अनजान शख्स की निजाते कार के साइड मिरर में तब तक अनामिका पर टिकी रही, जब तक कि वो भीड़ में गायब नहीं हो गई। इधर सब लोग घर पहुंच जाते हैं। आते आते उनको रात के 9 बज गए थे। दादाजी आराम कुर्सी पर बैठे थे और बाकी सब लोग सोफे पर। सभी थके हैं, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। सब अनामिका का इंतजार करते हुए, लेकिन किसी को ये जानने नहीं दिया, बस किसी ना किसी बहाना बनाकर रुके हुए हैं। तभी अनामिका हॉल में दाखिल होती है। उसके साथ साथ अद्दू, रू, एंटोनी, नोहा सब आते हैं। अनामिका को देखते ही सबके चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। एंटोनी थककर सोफे पर लुढ़क जाता है, उसकी आंखें थकान से बंद हो जाती हैं। दादाजी हंसते हुए थोड़ी मजाकिया आवाज में, क्या हुआ बच्चों, सब थक गए क्या? आज बड़ा लंबा दिन रहा होगा सबका। एंटोनी सोफे पर आंखें बंद किए हुए ही थकी हुई आवाज में, हाँ दद्दू, सबका तो पता नहीं, पर मैं तो पूरा टायर्ड हो गया हूँ। पर सच बताओ, मजा बहुत आया आज। राजीव जी, अनुराधा जी, अर्नव, रियांश, रोहन सभी सिर्फ अनामिका को देख रहे थे। कितना शांत और कितना खूबसूरत चेहरा है, और उसकी वो आंखें एकदम राजीव जी की तरह नीली। ये देखकर राजीव जी खुद से बोलते हैं, कैसे, आखिर कैसे मैं अपनी ही परछाई से इतना नफरत कर बैठा। मेरी बच्ची सबको देखकर थोड़ा ही सही मुस्कुरा देती है, लेकिन हम लोगों को देखते ही नफरत से भर जाती है। आखिर नफरत की वजह भी हमने ही दिया है। इतना बोलकर सर नीचे झुका लेते हैं। सबका यही हाल था। तभी शनाया हॉल में एंट्री लेती है। उसके आते ही हॉल की रौनक जैसे गायब हो जाती है। सबका मुंह बन जाता है। माहौल में अचानक ठंडक घुल जाती है, सिवाय राजीव जी, अनुराधा जी, अर्नव, रियांश, रोहन को छोड़ के, क्योंकि वो तो उनकी लाडली अडॉप्टेड बेटी जो है। शनाया आकर अपने मोम डैड के पास बैठ जाती है। वो तिरछी नजर से अनामिका को देखती है, जैसा बताना चाहती हूँ कि देखो, आज भी मैं ही इनके लिए इम्पोर्टेंट रखती हूँ। तुम इनकी बायोलॉजिकल बेटी होकर भी मेरी जगह कभी नहीं छीन सकती। अनामिका ये बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो अपनी फोन में ईमेल्स चेक करना कंटिन्यू रखती है। शनाया थोड़ी सहमी हुई पर मासूमियत दिखाने की कोशिश करते हुए अनामिका के पास आती है। धीरे से पर मासूम की आवाज में, अनु, आज का दिन कैसा था? अनामिका जो अपनी फोन में कुछ टाइप कर रही थी, वो अचानक से रुक जाता है। वो सर उठाकर शनाया को ऐसी ठंडी और घूरती हुई नजर से देखती है कि शनाया 2 कदम पीछे हट जाती है। शनाया का गला सूख जाता है। वो डर के मारे तुरंत अपनी बात सुधरती है, डरते हुए, हिचकिचाते हुए, मेरा मतलब है,
अनामिका, आज का दिन कैसा था? अनामिका के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वो कुछ सोचने लगती है, जैसे शनाया के डर का मजा ले रही हो। अनामिका एक गहरी सांस लेकर उसी स्माइल के साथ वो क्या है ना, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, पर अचानक से मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। शनाया तो हैरान हो जाती है अनामिका का ये अचानक बदलता रूप को देखकर। शनाया हकलाते हुए पूछती है, क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि तुम एक मनहूस औरत की बेटी हो। तुम भी तो मनहूस हो इसलिए। शनाया मन ही मन स्माइल करते हुए, अब देखो सबकी नजरों में फिर से तुम्हें कैसे गिराती हूँ। अनु, मेरा मतलब है अनामिका, तुम ये हमारी मोम को मनहूस कैसे बोल सकती हो? इतना बोलकर सर नीचे झुकाकर सुबकने लगती है। अरे यार, तुम भी ना ये बार बार मेरी सामने क्रोकोडाइल की आंसू मत बहाया करो। मैं जल्दी ही इरिटेट हो जाती हूँ, फिर मुझे मन ही नहीं करता आगे कुछ बोलने का। शनाया का मुंह काला पड़ जाता है, उसका रोना एकदम से बंद हो जाता है। और रही बात तुम्हारी मोम मनहूस होने की, उसका मुंह देखने लायक था। क्या तुम्हें पता नहीं, यह औरत अपने ट्विंस बच्चों में एक बच्चे को पेट में ही खा गई और दूसरी बच्ची जो इस मुश्किल से बच्चे गई थी, उस बच्ची की भी जिंदगी को खा गई। तो हुई ना ये औरत मनहूस? बताओ, क्या मैंने कुछ गलत बोली? ये बात वो काफी मासूमियत से पूछ रही थी। अनुराधा जी तो आंसू भारी आंखों से अनु को ही देख रही थी। उनको काफी बुरा लग रहा था अपनी ही बेटी की मुंह से अपने लिए मनहूस सुनकर। अब उनको पता चल रहा था, जब बचपन में इसी तरह अनामिका को आते ही अपने भाई को खा गई तुम एक मनहूस हो बोला करती थी अपनी की माँ की मुंह से खुद के लिए इतना कड़वे शब्द सुनकर, तब उस नन्ही सी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा, ये सोच सोचकर उनका दिल फट रहा था। यही हाल राजीव जी का भी था। अर्नव, रियांश, रोहन तीनों उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब उनसे ये सब सुना नहीं जा रहा था। उनको जाता देखकर भी अनामिका की फेस पर कोई भाव नहीं था। वो अपने दोस्ती को देखती है, जो बार बार थकान की वजह से अपनी आंखें बंद कर रहे थे। चलो सब रूम में सोना, उठो उठो। रू थकान से बोलती है, दीदी माँ आज मैं आपके साथ सोऊंगी। ठीक है बच्चा, चलो। इतना बोल के उसका हाथ पकड़कर उठने लगती है। एंटोनी, नुहा, अद्वितीय भी उठ खड़ा होता है। अनामिका, दादा शुभ रात्रि। दादाजी शुभ रात्रि राजकुमारी। वो डर के मारे तुरंत अपनी बात सुधरती है, हिचकिचाते हुए, में मेरा मतलब है अनामिका, आज का दिन कैसा था? अनामिका के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वो कुछ सोचने लगती है, जैसे शनाया के डर का मजा ले रही हो। अनामिका एक गहरी सांस लेकर उसी स्माइल के साथ वो क्या है ना, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, पर अचानक से मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। शनाया तो हैरान हो जाती है अनामिका का ये अचानक बढ़ता रूप को देखकर। शनाया हकलाते हुए पूछती है, क्यों नहीं बताओगी? क्योंकि तुम एक मनहूस औरत की बेटी हो। तुम भी मनहूस हो इसलिए। शनाया मन ही मन स्माइल करते हुए, अब देखो सबकी नजरों में फिर से तुम्हें कैसे गिराती हूँ। अनु, मेरा मतलब अनामिका, तुम ये हमारी मोम को मनहूस कैसे बोल सकती हो? इतना बोलकर सर नीचे झुकाकर सुबकने लगती है। पता नहीं उसको कितना बुरा लगा हो अनुराधा जी के लिए मनहूस सुनकर। अरे यार, तुम भी ना ये बार बार मेरी सामने क्रोकोडाइल की आंसू मत बहाया करो। मैं जल्दी ही इरिटेट हो जाती हूँ, फिर मुझे मन ही नहीं करता आगे कुछ बोलने का। शनाया का मुंह काला पड़ जाता है, उसका रोना एकदम से बंद हो जाता है। और रही बात तुम्हारी मोम मनहूस होने की, शनाया का मुंह उसका मुंह देखने लायक था। क्या तुम्हें पता नहीं, यह औरत अपने ट्विंस बच्चों में एक बच्चे को पेट में ही खा गई और दूसरी बच्ची जो इस मुश्किल से बच गई थी, उस बच्ची की जिंदगी को भी खा गई। तो हुई ना ये औरत मनहूस? बताओ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? ये बात वो काफी मासूमियत से पूछ रही थी। अद्दू, नोहा, रू, एंटोनी और साथ में दादाजी ने भी सरना में हिला देते हैं, जैसे बोल रही हो, नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही हो। अनुराधा जी तो आंसू भारी आंखों से अनु को ही देख रही थी। उनको काफी बुरा लग रहा था अपनी ही बेटी की मुंह से अपने लिए मनहूस सुनकर। अब उनको समझ रहा था, जब बचपन में इसी तरह अनामिका को बोला करते थे, आते ही अपने भाई को खा गई तुम एक मनहूस हो। अपनी की माँ की मुंह से खुद के लिए इतना कड़वे शब्द सुनकर, तब उस नन्ही सी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा, ये सोच सोचकर उनका दिल फट रहा था। यही हाल राजीव जी का भी था। अर्नव, रियांश, रोहन तीनों उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब उनसे ये सब सुना नहीं जा रहा था। उनको जाता देखकर भी अनामिका की फेस पर कोई भाव नहीं था। वो अपने दोस्तों को देखती है, जो बार बार थकान की वजह से अपनी आंखें बंद कर रहे थे। चलो सब रूम में सोना, उठो उठो। रू थकान से बोलती है, दीदी माँ आज मैं आपके साथ सोऊंगी। ठीक है बच्चा, चलो।
इतना बोल के उसका हाथ पकड़कर उठने लगती हैं। एंटोनी, नोहा, अद्वितीय भी उठ खड़े होते हैं, उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अनामिका जाते जाते दादाजी से बोलती है, गुड नाइट दादू। गुड नाइट प्रिंसेस। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राजीव जी का कमरा, पूरा कमरे में सन्नाटा था। राजीव जी और अनुराधा जी दोनों जाग रहे थे। दोनों की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ एक खाली पान। राजीव जी अचानक से रोने लगते हैं, उनकी आवाज में एक दर्द था। राजीव जी रोते हुए, तड़प कर, राधा, हमने हमारी बच्ची को खो दिया राधा, अब वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। बचपन में मैं उसकी मासूमियत को क्यों नहीं देख पाया? क्यों? राजीव जी अपनी जगह से उठकर बैठ जाते हैं और अपने सर को पकड़ लेते हैं, आंखों से आंसू बह रहे थे। आगे बोलते हैं, वो मासूम, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा प्यार पाने के लिए कितनी आस लगाकर मेरी तरफ देखती थी। पर मैं हमेशा किसी और की बच्ची पर प्यार लुटाता रहा, उसको ठुकराता रहा। राधा, याद है जब हमारी बच्ची सिर्फ 3 साल की थी, तब हमने उसके साथ क्या किया था? राजीव की यह बात सुनते ही अनुराधा के जिस्म में एक झटका लगता है। वो झट से बिस्तर पर उठ बैठती है, उसका चेहरा डर और दर्द से पिला पड़ जाता है। दोनों की आंखों के सामने 14 साल पुरानी वो काली दोपहर घूमने लगती है। फ्लैशबैक, धूप बहुत तेज था। एक 3 साल की बेहद दुबली पतली, कमजोर सी मासूम बच्ची गार्डन में अकेली बैठी मिट्टी से खेल रही थी। उसके कपड़े काफी गंदे हो गए थे, पर उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट थी। तभी गार्डन के बाहर एक कार आकर रुकने की आवाज आता है। कार की आवाज सुनते ही छोटी अनामिका के चेहरे पर एक सच्ची, भोली मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से झूम उठती है और एक पेड़ के पीछे चुपकर देखने लगती है। राजीव जी कार से उतरकर अंदर कदम बढ़ते हैं, वो थका हुआ थे। अनुराधा जी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। छोटी अनामिका दौड़ती हुई आती है और पीछे से राजीव जी के पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से कस के पकड़ लेती है। राजीव जी के जाते कदम रुक जाता है। वो हैरान होकर नीचे देखते हैं। छोटी अनामिका अपने तोतली और मासूम आवाज में राजीव जी का पैर पकड़े हुए डैडी बोलती है। ये लफ्ज डैडी सुनते ही राजीव जी के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसका दिल चाहता है कि वो इस मासूम के मुंह से यह नाम बार बार सुने। राजीव जी की आंखों में पहली बार अनामिका के लिए एक बाप का इमोशंस दिखाई दी थी। वो उससे उठाने ही वाले थे कि तभी पीछे से शनाया जोर जोर से रोने लगती है। शनाया का रोना सुनकर राजीव जी का चेहरा बदल जाता है। वो बिना सोचे समझे झट से छोटी अनामिका को एक जोर का धक्का दे देता है। राजीव गुस्से में, हटो सामने से। छोटी अनामिका दूर जाकर पत्थरी जमीन पर गिर जाती है। राजीव जी भाग कर जाते हैं और शनाया को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अनुराधा जी भी शनाया को बहलाने लगती हैं। तभी राजीव जी और अनुराधा जी दोनों की नजर नीचे जमीन पर गिरी अनामिका पर पड़ती है, जो वहां अकेली जमीन पर पड़ी थी। उसकी हथेली पर चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। वो दर्द से बिल्कुल धीरे धीरे सिसकते हुए रो रही थी, पर उसकी आंखों में रोने से ज्यादा एक डर और हैरानी था कि उसके डैडी ने उससे क्यों फेंक दिया। राजीव जी को पहली बार शायद थोड़ा बुरा लग रहा था। अनुराधा जी राजीव जी को होश में लाते हुए बोलती है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए हमारी प्रिंसेस कितना रो रही है। इस मनहूस को छोड़िए और अंदर चलिए शानू को लेकर। राजीव जी और अनुराधा जी उस रोटी हुई 3 साल की बच्ची को वही जमीन पर तड़पता छोड़कर 6 साल की शनाया को लेकर अंदर चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट में अनुराधा जी हिचकियां लेते हुए, हम पत्थर दिल के थे राजीव, हम जानवर थे। 3 साल की बच्ची जो चलना भी ठीक से नहीं जानती थी, हमने उससे जमीन पर फेंक दिया। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो हमसे प्यार मांग रही थी। वो आपको डैडी बोल रही थी। राजीव जी अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, राधा, जब मेरी नजर उस नन्ही की हाथों पर लगी चोटों पर पड़ी थी न, मुझे उस वक्त शायद पहली बार बुरा लगा था राधा, पर मेरी नफरत ने मुझे रोक दिया। मैंने उस मासूम का हाथ तक नहीं पकड़ा। आज जब मैं अपनी बच्ची को देखता हूँ तो मुझे अपना ही वो गंदा चेहरा याद आता है। हमने उससे हर दिन ठुकराया है राधा, हर दिन। अनुराधा जी बिस्तर से उठकर राजीव जी के पास आती हैं, उनके हाथ पकड़ती है। राजीव, आज वो बड़ी हो गई है, पर उसके दिल के जख्म अभी भी हरे हैं। हमने उससे बिना किसी गलती के इतनी सजा दी है। क्या भगवान भी हमें कभी माफ करेगा? क्या हमारी बच्ची हमें कभी माँ पापा कहकर गले लगाएगी? राजीव जी आसमान की तरफ देखकर रोते हुए, नहीं राधा, हम माफी के लायक ही नहीं हैं।
हमने एक फरिश्ते को रुलाकर एक गुनाह किया है और इस गुनाह का पछतावे की आग हमें जिंदगी भर जलाएगा। जिंदगी भर। पर सच में मैं अब अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहता राधा। खोना नहीं चाहता। मैं चाहे तो उसकी पैरों पर गिर के माफी मांगूंगा राधा, हर रोज मांगूंगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को अब खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। इतना बोलकर राजीव जी अनुराधा जी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगते हैं। कमरे में उनके पछतावे की आवाज गूंज रही थी। एक तरफ राजीव जी और अनुराधा जी कमरे में रो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है अनामिका की कमरे में बालकनी की तरफ, जहां अनामिका फोन पर बात कर रही थी। दूसरी तरफ इटली में पेंटहाउस के टॉप फ्लोर पर बैठा अद्विक सामने लगी अनामिका की बड़ी सी तस्वीर पर नजारे गड़ाए हुए फोन में आती अनामिका की आवाज को सुन रहा था। अनामिका पाउट करते हुए प्यारी सी आवाज में, अधिक, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? पूरा 2 साल होने वाला है मुझे आपसे मिले हुए। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। अद्विक तस्वीर को बिना पलके झपकाए देखते हुए थोड़ी भारी और सीरियस आवाज में, हम। अनामिका एक गहरी सांस लेती है, थोड़ा चिढ़कर बोलती है, कभी तो आप मुझसे ढंग से बात करिए अधिक। जब देखो तब बस हाँ, हम, हूँ या तो ओके, ठीक है, बस इतने में मैं आपके साथ पूरी लाइफ कैसे बिताऊंगी अधिक? ऐसा लगता है जैसे अगर आपने थोड़ा ज्यादा बात किया तो आप पर टैक्स लगेगा। अद्विक फोन पर अनामिका की शिकायत सुनकर धीरे से मुस्कुराता है। अनामिका फोन पर बात खत्म करते हुए बोलती है कि वो शावर लेकर सोने जा रही है। अद्विक के पूछने पर वो बताती है कि आने में देर हो गई थी। अद्विक ओके बोलकर कॉल काट देता है और अनामिका सीधा बाथरूम चली जाती है। सिर्फ 2 मिनट ही हुए होगा। बाथरूम के बाहर रखा फोन जोर जोर से बजने लगता है। अनामिका पहले इग्नोर करती है, पर बार बार रिंग होने पर इरिटेट होकर सिर्फ एक टॉवल लपेट कर गुस्से में बाहर आती है। वो फोन चेक करती है तो वहाँ अधिक नाम शो हो रहा था। वो हैरान रह जाती है क्योंकि यह एक वीडियो कॉल था। अनामिका टॉवल में खुद को छुपाते हुए घबरा कर, ओह नो, यह वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं इस हाल में कैसे उठाऊं? फोन कट जाता है और फिर से रिंग होता है। इस बार नॉर्मल ऑडियो कॉल था। अनामिका थोड़ा शांत होती है और कॉल रिसीव करके कान से लगा कि वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उधर से एक बेहद गहरी, नशे से भारी आवाज आती है। अद्विक नशीली, धीमी और भारी आवाज में, वीडियो कॉल उठाओ जान, मुझे देखना है तुम्हें। अनामिका हैरान होकर हकलाते हुए, अधि आदिक, वो मैं अभी। अद्विक हक जताते हुए, उठाओ जान, ये पहली बार तो नहीं है ना जो मैं तुम्हें इस तरह देखने वाला हूँ। अद्विक की यह बात सुनते ही अनामिका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो लाली उसके चेहरा, कान से लेकर पूरी गर्दन तक फैल गया था। वो बिल्कुल बेबस हो जाती है। अद्विक हुक्म चलने वाले अंदाज में, जान। अनामिका धीरे से कांपते हुए आवाज में, ठीक है, बोलती है। फिर से वीडियो कॉल आती है। अनामिका एक गहरा सांस लेती है और मन ही मन खुद को समझाती हुई, अनु, ये पहली बार तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, उठा लो कॉल। वो कांपते हाथों से कॉल रिसीव करती है। जैसे ही स्क्रीन पर अद्विक का चेहरा आता है, अनामिका की जान हलक में आ जाती है। स्क्रीन पर अद्विक शर्टलेस अपने बेड पर हेडरेस्ट से टेक लगाकर बैठा था। उसके परफेक्ट 8 पैक एप्स और उसकी वो गहरी नशीली आंखों को देखते ही अनामिका का गला सूख जाता है। अद्विक बिना अपनी पलकें झपकाए एक तक सिर्फ अनामिका को ही देखे जा रहा था। अद्विक उसकी हालत को देखकर धीरे से मुस्कुराता है, जाओ जान, शावलू। अनामिका थोड़ा राहत की सांस लेती है और खुश होकर कॉल काटने ही वाली थी। हाँ मैं जाती। अद्विक अचानक से वेट, उसकी आवाज थोड़ी गंभीर और पजेसिव हो जाती है। वीडियो कॉल कट नहीं होनी चाहिए जान, मेरे सामने शावलो, जाओ। अनामिका के कदम वहीं रुक जाए हैं। उसकी आंखों में शर्म साफ साफ दिखाई दे रहा था। अनामिका पूरी तरह बेबस होकर अद्विक की तरफ देखती है, जैसा बोल रही को प्लीज मुझे बख्श दीजिए। अद्विक अपने फोन की स्क्रीन पर हाथ फेरता है, जब तुम सामने होती हो तो मैं अपना होश खो बैठता हूँ जान। मैं खुद को बहुत कंट्रोल किया हूँ जान, अब नहीं, अब ज्यादा कंट्रोल करना भी नहीं चाहता। तुम 18 साल की होते ही हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और इस वक्त मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दे सकता। कॉल मत काटना, मुझे तुम्हें अपने सामने देखना है। अनामिका कुछ नहीं बोलती। उसकी यह बेशर्मी बातें सुनकर शर्म से बानी पानी हो गई थी। अनामिका फोन को बाथरूम के स्टैंड पर सेट करती है, जहां से उसका सिर्फ चेहरा और शर्म से लाल हुई गर्दन दिख रही थी। अद्विक बेड पर बैठा, दुनिया से बेखबर,
सिर्फ अपनी जान को नहाते हुए और पानी की बूंदों को उसके चेहरे पर गिरते हुए देखता है। दूरी के इस दर्द में भी उनका इश्क बिल्कुल जिस्म और रूह तक पिघल रहा था। ऐसे ही यह रात बीत जाता है, किसी की पछतावे में बीत गया तो किसी का प्यार भारी बातों से। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बजे हैं। कमरे में हल्का सा अंधेरा और सुकून। अनामिका की आंखें खुलती हैं। वो बेड पर उठ के बैठ जाती हैं और गहरी सांस लेती हैं। उसके चेहरे पर अपनी माँ की याद में एक हल्की सी मुस्कान आती है। सोचती है कैसे वो सुबह उठते ही अपनी कोमल माँ को ढूंढती हुई जाके उनकी गोद में सर रखकर फिर से गहरी नींद में चली जाती। यह उसकी रोज की आदत बन गई थी। आदत इतनी जल्दी तो नहीं छूटता ना। वो धीमे सी खुद से बात करती है, आई लव यू माँ एंड आई मिस यू। काश आज भी माँ की गोद होती तो उनकी आंचल में सर छुपाकर थोड़ा और सो जाती। एक गहरी सांस लेकर अनामिका बेड से उठती है, फ्रेश होती है और धीमे कदमों से रू के कमरे की तरफ बढ़ती है। रात को रू को उसकी कमरे में सुला कर आई थी, यह सोचकर शावर लेकर रू की रूम में उसके साथ सो जाएगी, लेकिन अद्विक का कॉल आया। फिर अद्विक ने उससे जाने ही नहीं दिया था। अनामिका रूम में जाकर देखती है रू बेड पर बहुत ही मासूमियत से सो रही थी। अनामिका उसके पास आकर बैठती है, मुस्कुराते हुए प्यार से रू की बालों पर हाथ फेरने लगती है। रू नींद में ही अनामिका की हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने गाल के नीचे दबा लेती है। अध खुली आंखों से तोतली आवाज में, दीदी माँ मैं अभी नहीं उठूंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। अनामिका उसे देखकर धीमे से हंसती है और प्यार से, रू बच्चा उठो ना, आज हमें इंडिया वाली ऑफिस जाना है, चलो मैं आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ। ब्लैंकेट और ऊपर खींचते हुए, नो दीदी माँ मुझे नहीं आना उस बोरिंग ऑफिस में, मैं यही अपने कमरे में अपनी नींद पूरी करूंगी, आप जाओ। अनामिका थोड़ा परेशान हो जाती है। वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती रू को और भी अच्छे से सुलाकर रूम में बाहर आ जाती है। वो कुछ सोचकर अद्वितीय के कमरे में चली जाती है। अद्वितीय बिल्कुल अतरंगी तरीके से सोया था, ब्लैंकेट जमीन पर गिरी हुई है। वो बेड पर उल्टा लेटा हुआ है और उसका एक पैर बेड से नीचे लटक रहा है। अनामिका यह नज़ारा देखकर अपना सर पीट लेती है, हल्का सा हंसते हुए, ये लड़का कभी सुधरेगा नहीं। अनामिका आगे बढ़ती है, जमीन से ब्लैंकेट उठाकर बेड पर रखती है और अद्वितीय के सिरहाने बैठ जाती है। वो उससे झाकझोरती है, अद्दू उठना प्लीज। अद्वितीय नींद में ही घूमता है और अपना सर अनामिका की गोद में रख देता है। अनामिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो नीचे झुककर अद्वितीय के फोरहेड पर एक प्यार सा किस करती है। अद्वितीय के चेहरे पर नींद में ही एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो धीमे से बोलता है, नींद में बर्ब्यूरेट हुए स्वीट हार्ट, सोने दो न। अनामिका उसे धीमे से हिलाते हुए बोलती है, अद्दू उठना, आज भी हम लोग घूमने चलेंगे, बस मेरा ऑफिस का थोड़ा सा काम खत्म कर लूं, वो निपटा कर पूरा दिन घूमेंगे, उठ जाना प्लीज। बिना आंखें खोले जिद करते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं आज कहीं नहीं आने वाला, कल चलेंगे, आज मैं बस पेट भर के खाऊंगा और सारे जानवर को बेचकर सोऊंगा, बस इतना ही काम है मेरा आज, और जो भी जरूरी काम है वो कल करेंगे, तू भी सो जा, कल देख लेंगे सब। अनामिका का सर घूम जाता है। वो बुरी तरह परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। फिर वो अद्वितीय को वैसा ही सोता हुआ छोड़कर हारी हुई हालत में कमरे से बाहर आती है। कुछ सोचते हुए वो एंटोनी और नोहा की कमरे में जाती हैं, लेकिन उनका भी वही हाल था। वो थक हार कर अपनी कमरे में चली जाती हैं। आते ही वो कुछ सोचकर अपना फोन निकलती हैं और अपने पर्सनल बाउंसर को डायल करती हैं। उसका चेहरा सख्त था। फोन रिसीव होते ही कॉल पर कोल्ड और कमांडिंग आवाज में डबल थे, सिक्योरिटी अराउंड द हाउस राइट नो, मुझे हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, एस बॉस। अनामिका कॉल काट देती है। उसके दिमाग में गुस्सा उबल रहा था। वो अपने आप से बड़बड़ाती है, मन ही मन गुस्से से शनाया, तुम और तुम्हारी उस सो कॉल मोम की वजह से अगर मेरे चारों दोस्तों में से किसी को एक खरोच भी आई ना, तो तुम्हें वक्त से पहले सबक सिखाऊंगी। ये कोमल ओबरॉय बेटी की वादा है। अनामिका फ्रेश होकर अपने कपबोर्ड के सामने खड़ी थी। वो अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो एक शार्प, परफेक्टली टेलर्ड फॉर्मल सूट में है, जो उसे एक बॉस बेब और एलिगेंट लुक दे रहा था। उसके बाल परफेक्टली हाई पोनीटेल में बंधे थे। एक हाथ में एक प्रीमियम सलीका रिस्ट वॉच है, दूसरे हाथ में एक बेहद खूबसूरत ब्रेसलेट चमक रहा था। यह अद्वितीय का दिया हुआ पहला गिफ्ट था, जिसे उसने आज तक अपने हाथ से नहीं उतारा। अनामिका कपबोर्ड से एक खास मास्क निकलती है। यह वही मास्क है जो उसकी दुश्मनों की दुनिया में असली पहचान दिखाता है, द मिस्टीरियस एम.के। मास्क को देखकर उसके चेहरे पर एक मौत जैसी खामोशी छा जाती है। वो मास्क लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है।
अनामिका सीढ़ियां उतरकर बड़े से लिविंग हॉल से बाहर जाने ही वाली थी, तभी किचन की तरफ से अनुराधा जी आती हुई दिखती हैं। अनामिका उन्हें देखकर बिल्कुल इग्नोर करती हुई आगे बढ़ने लगती है। अनुराधा जी बहुत ही ममता भारी और डरी हुई आवाज में, अनामिका बेटा, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं? अनामिका के जाते कदम रुक जाता है। वो घूमती है तो उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आ रहा था। अनामिका कोल्ड टोन में ताना मारते हुए बोलती है, आ गई ना इतनी सुबह सुबह अपनी इस मनहूस शक्ल को लेकर मेरी सामने। ये सुनते ही अनुराधा जी को ऐसा लगता है दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है। वो कांपते हाथों से अनामिका के सामने देखती हैं, रोते हुए दर्द से, अनु बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस तरह बात मत करो मेरे साथ। मुझसे ये सब अब सुना नहीं जाता, मुझ पर रहम करो। अनामिका का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वो खतरनाक नजरों से देखने लगती है। अनुराधा जी, अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, सजा दे दो बेटा, मुझे जो चाहे वो सजा दे दो, पर प्लीज इस तरह बात करके हमें हमारी ही नजरों में और भी मत गिराओ। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी, पर इतना बड़ा दर्द मत दो। अनामिका की फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदलता। वो एक स्टेप आगे बढ़ती है, बिना किसी रहम के जहरीली आवाज में, आपकी इस मनहूस चेहरे से मैं पहले ही परेशान हूँ, और अब आप ये अपने फेक आंसू बहाकर मुझे और परेशान मत करिए। अनामिका बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाती है, पर अचानक 2 कदम आगे बढ़कर रुक जाती है। वो धीरे से पीछे मुड़कर अनुराधा जी को घूरती हुई वार्निंग देते हुए बोलती है, और हाँ, आज मेरा एक है इम्पोर्टेंट का है, अगर वो इम्पोर्टेंट काम पूरा नहीं हुआ ना, तो देखिए आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं अपनी इस मनहूस चेहरा लेकर सुबह सुबह मेरी सामने आ गई हूँ, कहीं मेरा पूरा काम ही बिगड़ ना जाए बस। अनामिका गुस्से में बड़बड़ाते हुए तेजी से बाहर निकल जाती है। मैं दूर जोर से बंद हो जाता है। लिविंग हॉल में अब बिल्कुल खामोशी छा गई, सिर्फ अनुराधा जी के रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ा दूर पिलर के पास राजीव जी खड़े थे। वो कब से शांति से ये सब देख और सुन रहे थे। उनकी आंखों में बेहिसाब आंसू था, उनका चेहरा दुख से भरा हुआ था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अपनी बेटी की नफरत और अपनी पत्नी का दुख देखकर उनका दिल छन छन रो रहा था। अनुराधा जी बिल्कुल टूट चुकी थी। उनके कांपते हुए हाथ अभी भी जुड़े जुड़े हुए थे, और वो वहीं जमीन पर धीमे से बैठ जाती हैं। उनकी आंखें शून्य हो जाती हैं, और उनकी रोते रोते गुजरे कल की उन यादों में चली जाती हैं, जो उन्हें अंदर से कचोट रही थी। फ्लैशबैक, हल्का और सुनहरा लाइटिंग में 4 साल की छोटी अनामिका की चेहरा चमक रहा था। आज वो अपने कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में एक प्यारी सी डोल थी, जिसे उसके यशवर्धन दादाजी ने ला कर दिए थे। छोटी अनामिका बेहद खुश थी। वो अपनी गुड़िया को देखते हुए बिना आगे देखे मासूमियत से गुनगुनाते हुए चली जा रही थी। तभी सामने से तेजी से अनुराधा ही आती है। वो किसी ऑफिस के स्ट्रेस में थी, हाथ में फाइल्स थे। छोटी अनामिका बिना देखे सीधा अनुराधा जी से टकरा जाती है। टकराने से 4 साल की छोटी अनामिका बैलेंस खोती है और थम से नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ से गुड़िया भी छूट जाती है। उसके घुटने में हल्की सा चोट लग गई थी। वो रोने ही वाली होती कि ऊपर से गुस्से की आवाज आती है। अनुराधा जी गुस्से से बिल्कुल फट पड़ती हैं। वो अपनी ही मासूम बच्ची को उठाने के बजाय उस पे चिल्लाने लगती हैं, गुस्से में चीखते हुए, तुम फिर से अपनी इस मनहूस शक्ल को लेकर मेरे सामने आ गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो अपना यह मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाना। छोटी अनामिका डर से कांपने लगती है। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बहुत मुश्किल से जमीन से उठने की कोशिश करती है। अपने छोटे हाथों का सहारा लेकर खड़ी होती है। अनुराधा जी फिर गुस्से से बोलती है, आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, पता नहीं आज का वो काम होगा भी या नहीं तुम्हारी वजह से। अनुराधा गुस्से में छोटी अनामिका को जोर से धक्का दे देती है। छोटी अनामिका, जो अभी अभी खड़ी हुई थी, इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दोबारा जोर से जमीन पर गिर जाती है। उसके रोने की आवाज गूंजती है। अनुराधा जी रुकती नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ती है, फिर अचानक गुस्से में पीछे मुड़कर उस रोती हुई बच्ची को घूरती है, वार्निंग देती हुई नफरत से बोलती है, अगर आज मेरा काम सही नहीं हुआ ना, तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि याद रखोगी, मनहूस लड़की। पता नहीं इस मनहूस को मैंने जन्म ही क्यों दिया। अनुराधा जी यह आखिरी जहरीली बात बड़बड़ाते हुए तेजी से बाहर निकल जाती है। जमीन पर बैठी छोटी अनामिका अपनी गुड़िया को सीने से लगती है और जोर जोर से रोते हुए अपने छोटे से कमरे की तरफ भाग जाती है। फ्लैशबैक एंड। अनुराधा जी झटके से आज की दौर में वापस आती हैं।
उनका जिस्म कांप रहा था। ये पूरा माजी याद करके वो अब फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाती हैं, जैसे खुद से ही नजरें चुरा रही हों। उनकी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रोते हुए कैसे कैसे आखिर मैं अपनी ही बच्ची के साथ ये सब बोल गई? किस तरह की माँ थी मैं? उस दिन मेरी जुबान कट कर नीचे क्यों नहीं गिर गई जब मैंने उसे मनहूस कहा था? राजीव जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू था, पर वो अनुराधा जी को देखते हैं, एक ऐसी माँ जो अपने ही किए की आग में जल रही थी। अनुराधा जी जमीन पर अपना सर रख देती हैं, रोते हुए पूरी तरह टूट चुकी थी। अनुराधा जी बिल्कुल बिखरी हुई आवाज में, काश उस दिन मैं अपनी बच्ची का वो दर्द देख पाती। काश मैं उसकी मासूम आंखों के वो आंसू देख पाती जो मेरी वजह से निकले थे। क्यों मैं इतना घटिया माँ बनी? भगवान, बोलिए ना, क्यों मुझे मौत क्यों नहीं आ गई उस दिन? लिविंग हॉल में उनका ये दर्दनाक रोना गूंज रहा था। गाइस, मैं आज से 2 दिन में एक बार स्टोरी अपलोड करूंगी क्योंकि आप लोग मेरी वार्निंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से रोज स्टोरी लिखती हूँ, सारा काम छोड़ के एडिट करती हूँ, लेकिन आप लोग बस एक छोटा सा सब्सक्राइब भी नहीं करते और मैंने आपसे आपका फेफड़ा, किडनी, लिवर तोड़ी ना मांगा है यार, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब ही तो करने बोल रही हूँ। चलिए, मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।